गाइस फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये न्यूज़ में क्यों रही है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको मैं आपको नट शेल में बताता हूँ, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लर्न करेंगे दैट व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। फिर भी एक आइडिया के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कभी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन जब सेल परचेज करते हैं ना, तो उसका एक रिकॉर्ड डेवलप हो जाता है। सपोज आपने अमेजन को या फ्लिपकार्ट से आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि वो आपका, आपने ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ करोगे, अकॉर्डिंगली वो ऑनलाइन एक्टिविटी वर्ल्ड लेवल सर्वर्स पर वो चली जाती है कि समवन इज डूइंग समथिंग ऑन इंटरनेट। आप किसी को पेमेंट करते हो, चाहे मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप जब भी किसी चीज के लिए पेमेंट करोगे, एट दैट मोमेंट आपकी एक्टिविटी नोटिस हो जाती है और पूरे वर्ल्ड में वो सर्कुलेट हो जाती है कि इस टाइम पर कोई आदमी इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है, और इस पूरी इंफॉर्मेशन से जो बनता है दैट इज नोन एज दी मेटा डेटा। सो व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा होता है कि आप उस डेटा की बात करते हैं जिसके अंदर, सपोज आप अभी मैं सर्च आउट करता हूँ दैट कि बेस्ट यूपीएससी, बेस्ट बुक्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। फिर एक दो सर्च और कर ली मैंने, तो सिंपली इस तरह की सर्च करने से मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये ना, ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम पर इस तरह की बुक्स को सर्च कर रहा है। उसी मेटा डेटा में जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग इस तरह से कलेक्ट करता रहता है इंटरनेट, कि यार रोज ये यही सर्च करता है कि बेस्ट आईएएस ऑफिसर, है ना, मोटिवेटिंग या मोटिवेशनल आईएएस स्टोरीज इस तरह से, या इंटरव्यू स्टोरीज एटसेट्रा, इस तरह की चीजें सर्च कर रहा है। नेचुरली वो आईएएस ही बनना चाहता है। सो वो आपके सामने इंटरनेट मेटा डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन को रखना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज दी मेटा डेटा। इसीलिए आप देखते हो यूट्यूब पर आपकी लाइकिंग वाली ही वीडियोस वो आपको सामने ला के रख देंगे, ठीक है, ताकि आप उनको बार बार देखें। तो ये सारी एक्टिविटीज के डेटा को कुछ टीम्स, सपोज मैं और कुछ मेरे जहां पे कुछ टीम मेंबर्स बैठे हैं, वो सभी जब इस सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं ना, तो एक कोड डेवलप होता है। दैट कोड इज नोन एज द क्रिप्टो करेंसी। उसको बोलते हैं बच्चों क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कोई ना घर बैठकर या किसी एक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके नहीं बनाते उसको। जैसे हम जब भी करेंसी को बनाते हैं ना, तो दैट इज नोन एज मिंटिंग ऑफ द करेंसी। मिंटिंग का मतलब होता है किसी करेंसी को बनाना। सपोज सिक्के बनते हैं या नोट छपते हैं, इस तरह से तो हम ये फिजिकली बनाते हैं चीजें। बट अगर आप इसकी बात, जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो कि जो कोई भी, कोई बहुत ज्यादा जो टेक्निकल पर्सन होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल पर्सन, वो अपनी टीम के साथ मिलकर जब इतने बड़े डेटा को, जिसे लेजरिंग प्रोसेस बोलते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करता है, तो उसमें से एक वो कोड निकालता है। दैट कोड इज नोन एज ए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है? क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं होती कि मैं पेटीएम कर रहा हूँ किसी को, कि पेटीएम किसी को पेटीएम कर दिया, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये है डिजिटल पेमेंट हुई है ये तो। मतलब मेरे खाते से पैसे उस खाते में चले गए, लेकिन ये पैसे मूव करे हैं। सिमिलरली जब आप किसी को वो कोड, यानी कि मेरे पास कोई कोड पड़ा है जो क्रिप्टो करेंसी का कोड है, वो कोड मैं एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता हूं, तो दैट इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी को मैंने यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। सपोज अगर आज से 3 साल पहले की बात करता हूं, तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी लेना चाहता था, तो मार्केट में मिलती थी एक क्रिप्टो करेंसी, यानी कि दोस्तों से हम सुनते थे उन दिनों कि यस वो क्रिप्टो करेंसी दे रहा है। कोई स्टूडेंट्स ने भी हमें ऑफर किया कि सर क्रिप्टो करेंसी चाहिए आपको, बिटकॉइन मिल रहे हैं। कितने का? 12,000 का। मैंने कहा कि ठीक है, होगा कुछ, पर देना किसको है? हम इसको सब्जी वाले को या कोई मिल्क बूथ पर ऐसे नहीं दे सकते कि हाँ देना जरा, एक बिटकॉइन के बदले दे दो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अल्टीमेटली बिटकॉइन जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू किया, कहाँ तो एक बिटकॉइन सिर्फ 12,000 रुपए का मिल रहा था मुझे, लेकिन आगे जाकर वो बिटकॉइन आज कितने रुपए का है? बिटकॉइन का इस टाइम पर जो रेट चल रहा है वो नियरली, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो उसकी वैल्यू $37,000 है। दैट मीन्स नियरली अबाउट ये कहीं पर 40, 45 लाख, 60, 65 लाख तक ये पहुंचा है।
एक बिटकॉइन जो मेरे को 12,000 का मिल रहा था, अगर मेरे पास अगर वो होता तो आज मुझे 60 to 70 लाख रुपीज मैं ले लेता किसी से भी। इंडिया में ये अलाउड नहीं है क्रिप्टो करेंसी कोई यूज करना, क्योंकि आरबीआई आरबीआई के पास ही पावर है कि वो अपनी स्टैंप लगे हुए नोट्स को या अपने जो सिक्के होते हैं यानी कि कॉइन्स होते हैं उनको वो लोगों को दे सके। बट ऑन द अदर हैंड ये एक ऐसी करेंसी है जो दिखाई नहीं देती है, और ना ही इससे इसमें किसी ऐसी इंटरमीडिएरी की जरूरत होती है, कोई आरबीआई वगैरह की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या है क्रिप्टो करेंसी का, मैं बता देता हूँ। सपोज अगर मैं पेमेंट करता हूँ, देखिए अभी मैं पेमेंट करूंगा, यहाँ से कोई पेमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली मेंबर को किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस मोमेंट पर मुझे बीच में एक बैंक की सर्विस लेनी पड़ेगी। वो बैंक क्या है, क्या उसने मेरे को एक कार्ड दे रखा है, डिजिटल कार्ड या एटीएम कार्ड दे रखा है, मैं उसके कोड वोड यहाँ भर देता हूँ, सारे क्रेडेंशियल्स भर देता हूँ। अल्टीमेटली वो सारी कार्ड की प्रोसेसिंग कहाँ होगी, एक इंटरमीडिएरी एजेंसी होती है, दैट इंटरमीडिएट एजेंसी इज बैंक। वो जो बैंक है वो मेरी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और पाता है कि बिल्कुल सही है जी, ये आदमी ठीक है, इसका खाता भी हमारे साथ, इसके खाते में से इसके फैमिली मेंबर खाते में डाल दो पैसे। सो हेयर इंटरमीडियरी इज रिक्वायर्ड इन अ नॉर्मल वे ऑफ ट्रांजेक्शन। बट याद रखें क्रिप्टो करेंसी में किसी भी बैंक की, किसी आरबीआई की, किसी भी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती है। मतलब इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज, जहां सारे लोग एक एक दूसरे को फ्रीली, मतलब यहां से मैं वहां ट्रांसफर कर सकता हूँ, वहां से वहां, इस तरह से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अभी न्यूज में आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा, पक्का मिस हो गया होगा आप लोगों से। ईरान जो है, अभी आगे भी आएगा, ईरान आजकल बिटकॉइन में ही ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ईरान ने किसी तरह से अरेंज कर लिए हैं बिटकॉइन, और अल्टीमेटली वो वर्ल्ड लेवल से अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाना चाहता है और रॉकेट वगैरह भी आजकल नए नए खरीद रहा है, वो सारी पेमेंट्स बिटकॉइन की फॉर्म में ही कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना मतलब इम्पॉसिबल है। पता ही नहीं चलेगा किसने किसको बिटकॉइन दे दी है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये खबर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इस न्यूज के पीछे एक रीजन है। पहले तो कहां पर ये 12,000 का मिल रहा था, लेकिन आज आप देखते हैं 70 लाख रुपीज का है कम से कम। अभी ना ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई। क्यों? अभी 4 दिन पहले ये जो था इंटरनेशनल मार्केट में $60,000 का था ये बिटकॉइन, 2 3 या 3 4 दिन पहले, और इस टाइम पर आप इसका रेट देख रहे हैं 37,000, मतलब क्रैश कर गया। 24 आवर के अंदर मैंने ये अभी निकाला था, रिसेंट डेटा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रिसेंट, और इसमें आप देखते हैं डाउनफॉल कितना हुआ, 9.15% का डाउनफॉल हुआ विद इन 24 आवर्स। अगर मैं पिछले 4 दिनों को देखूं तो इसके अंदर कम से कम फॉल हुआ है, 30 to 40% का फॉल हो गया इसमें। सिमिलरली गाइस, आपसे जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन रहने वाला है कि बिटकॉइन क्या है, तो आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिप्टो करेंसी, देन आप उसका आंसर देंगे दैट बिटकॉइन इज ऑल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम इथेरियम इज ऑल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। जैसे अगर मैं कहता हूँ रुपए, डॉलर, पाउंड, येन, रेनमिनबी, ये सभी क्या हैं, ये सभी करेंसीज हैं। सिमिलरली बिटकॉइन, एथेरियम, टीदर, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, और ये है डॉग कॉइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आजकल जो चल रहा है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है इसका। अगर आप एक डॉग कॉइन की बात करते हैं तो हार्डली आपको 30 रुपए का मिल जाएगा, कि यार देना जरा एक क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी में आप बिटकॉइन खरीदने जा रहे हो तो बहुत महंगी मिलेगी। अगर डॉग कॉइन, जो ये भी क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी आपको 30 रुपए के आसपास की मिल जाएगी। मैंने इसको सर्कल क्यों किया, इंपॉर्टेंट क्यों किया है इसको, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आपसे क्वेश्चन वहां पे रहेगा इथीरियम के ऊपर, क्योंकि इथीरियम थोड़ा सा सुना हुआ नहीं है, इसीलिए आप लोगों को रह सकता है। बिटकॉइन और डॉग कॉइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, दीज आर द करेंसीज। अब देखते हैं यहाँ पर, चाइना ने 2017 में ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए, तो वहां पे बैन लगा दिया था चाइना के अंदर। क्योंकि भाई जब सपोज पाकिस्तान अटैक करना चाहता हो इंडिया के अंदर, तो उसको पैसे भेजने पड़ेंगे यहाँ पर अटैक अटैक करवाने के लिए। तो वो जो पैसे भेजेगा वो किसी बैंक के थ्रू भेजेगा, और बैंक के थ्रू भेजेगा या नॉर्मली मतलब बड़ी ट्रांजेक्शन तो बैंक के थ्रू ही होगी, डिफरेंट खातों में, अपने आप को बचाने के लिए। अल्टीमेटली बैंक का सहारा लेना पड़ गया। बैंक का सहारा लेगा तो कल एजेंसी ट्रेस कर लेंगी। अगर वो बिटकॉइन में ट्रांसफर करता है तो कोई एजेंसी उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली वो इंडिया वालों को यहाँ बिटकॉइन देकर यहाँ के लोगों से जो मर्जी काम करवा लेगा, इसीलिए हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे।
दैट इज वाई चाइना ने भी यही सोच के कि हो सकता है इसका मिसयूज हो जाए, इसीलिए चाइना ने 2017 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, हमने भी बैन कर दिया था। लेकिन अभी 3 दिन पहले क्या हुआ कि चाइना ने एक ऑर्डर पास किया कि किसी भी तरीके से ये अपने चाइना में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो पेमेंट के रूप में इसको यूज नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन इसकी नहीं होगी, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। This means that the banks and the online payment channel must not offer client any service involving the cryptocurrency। ना तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, ना ही दूसरे को बेच सकते हैं, ना ही उसके मुकाबले या कोई चीज आप खरीद सकते हो। ऐसा करने से आप देखो दुनिया की एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कंट्री है आजकल, तो लीडिंग कंट्री है, अगर वो इस तरह का बैन लगा देगी तो इसके रेट तो वैसे ही डाउन आ जाएंगे। तो बिटकॉइन एकदम से क्रैश कर गया था, ये काफी बड़ी बात थी। एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड अभी देख रहा है कि नई करेंसी आएगी आने वाले टाइम में, 10-20 साल में हम रुपए रुपए में नहीं डील किया करेंगे, हम इसमें क्रिप्टो करेंसी में चला करेंगे। हुआ क्या, एक और रीजन है यहाँ पर। एक अपने आपने आजकल नाम सुना होगा, यूथ तो बहुत ज्यादा उसको फॉलो करती है, एलन मस्क। एक एलन मस्क आपने सुना होगा जो कि स्पेस एक्स एजेंसी के मालिक हैं। वही स्पेस एक्स जो यहाँ से अर्थ से अपने मतलब क्या स्पेस में रॉकेट्स के थ्रू अपने जो सैटेलाइट्स है उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना। Just a second. तो इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करता था। ये जो टेस्ला है ना, एलन मस्क, इन्होंने कल मतलब ये बात है 7-8 दिन पहले की, इन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम हमारी जो कंपनी है दैट इज नोन एज टेस्ला, वो गाड़ियां जो बना रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएगी टेस्ला, उसके अंदर हम बिटकॉइन लिया करेंगे। बिटकॉइन दो और टेस्ला की कार लेके जाओ। तो लोगों में होड़ मच गई, बिटकॉइन के रेट बढ़ने शुरू हो गए। 2 दिन बाद ये क्या कहता है एलन मस्क साहब, क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि क्योंकि बिटकॉइन को डेवलप करने में बहुत सारा डेटा यूज होता है, मशीनें गर्म हो जाती हैं, उनको ठंडा करने के लिए एसी चाहिए होते हैं, तो इस वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने इसको कहा कि नहीं हम बिटकॉइन में नहीं लिया करेंगे, हम तो बिटकॉइन में नहीं लेंगे। ऐसा कहते ही वो मार्केट फिर नीचे क्रैश करने लगी कि यार वो बिटकॉइन में नहीं लेगा, बिटकॉइन की जरूरत ही क्या है फिर तो, ठीक है। अल्टीमेटली इसने क्या कहा, अब कल परसों इसने एक ट्वीट और कर दिया एलन मस्क ने। इन्होंने क्या कहा कि मैं अभी ना ये जो डॉग कॉइन है इनके साथ मिलकर वर्ल्ड में एनर्जी को किस तरह से और हम अरेंज कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। तो लोगों में होड़ मच गई कि यार इसका मतलब ये डॉग कॉइन के साथ मिलकर काम करेगा तो डॉग कॉइन के रेट बढ़ने लगे। करते कराते हुआ क्या कि ये एलन मस्क ने पिछले हफ्ते से कंफ्यूज किया हुआ है पूरी दुनिया को कि ये काम किसके साथ कर रहा है, बिटकॉइन के साथ ये सपोर्ट कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है। ऑल्दो ये श्योर है कि ये अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सपोर्ट करने वाला आदमी है। तो इसीलिए लोग और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं एलन मस्क के, वो सारे इससे काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, कभी तो लोगों से खरीदवा देता है और कभी उनको बेचने के लिए कह देता है कि हम तो काम ही नहीं करें बिटकॉइन के साथ, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। क्योंकि उससे पहले तो कह रहा था कि हम तो बिटकॉइन लिया करेंगे टेस्ला की कारों के साथ, अब कह रहा है कि मैं डॉग कॉइन के साथ मिलकर वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज पर सिरे से काम करूंगा। तो इस तरह से इसने कंफ्यूज किया हुआ था। ओवरऑल करते कराते चाइना के इस मूव ने क्रिप्टो करेंसी को क्रैश कर दिया, और अल्टीमेटली अब जो है ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इसके अंदर वही दिया गया है कि इससे होगा क्या, इससे ना जो एक इन्वेस्टमेंट हो सकती थी क्रिप्टो करेंसी के मामले में, अब वो थोड़ा सा उसके ऊपर शेडो आ गई है, और हो सकता है कि लोग थोड़ा सा परेशान रहें या लोग इसमें इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा डरें, क्योंकि कोई भी सर्टेनिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, वी डोंट नो, वी आर नॉट मच सर्टेन अबाउट दैट, ठीक है। कुछ भी पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता। गाइस सेकंड न्यूज है हमारे पास विच इज नोन एज द आइसबर्ग A76। आइसबर्ग A76, ये आप ठीक कह रहे हो, बाद में करते हैं उसको डिस्कस। आइसबर्ग A76 क्या है, एक ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे पास एक आइस शेल्फ है, मतलब क्या है, आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है ये, जो कि आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखा भी है दैट 4320 स्क्वायर किलोमीटर।
अगर आप चंडीगढ़ को देखते हो ना, चंडीगढ़ पूरी सिटी जो है 9 बाय 9 की है, यानी कि 81 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये सोचो कि कितना बड़ा वो है टुकड़ा होगा ये, जो कि 170 किलोमीटर इंटू 25 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, मतलब आधी यहाँ से लेके दिल्ली तक तो नहीं, खैर उससे थोड़ा सा पीछे तक, और ये 25 किलोमीटर इसकी विड्थ। इतना बड़ा जो आइस शेल्फ है ये अंटार्कटिका, गाइस अंटार्कटिका ये है। अगर ये अर्थ है, अर्थ का ये है नॉर्थ पोल, एंड दिस इज अ साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी, दैट इज अंटार्कटिका। साउथ पोल पर है अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल पर है आर्कटिक। सो अंटार्कटिका में है हमारे पास वेडल सी, WEDDEL, वेडल सी। इस वेडल सी में ही यहाँ पर ब्रेकेज आया है अभी, वो ब्रेकेज ही है आइसबर्ग A76, जो कि आपको जैसे ये शो किया जा रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला, ये वाला ब्रेक हो गया है इतने बड़े आइस शेल्फ से। तो आपको गाइज याद रखना पड़ेगा कि इस तरह के जो है ना चीजें पहले भी इसमें हमने नोटिस की हैं कि कई बार जो आइस शेल्फ्स होती हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर अलग हो जाती हैं। इसका मतलब ये, इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए इससे? यस, इससे हमें फर्क ये पड़ने वाला है कि जब ये आइस शेल्फ टूट गया है यहाँ से, अभी तक तो वाटर सॉलिड फॉर्म में था, एक जगह फिक्स था। अब ये होगा क्या, इतना सारा पानी जो है एक दिन पिघल जाएगा ये, क्योंकि अब ये शेल्फ अलग हो गई है, तो तैरते तैरते कहीं आगे भी जा सकती है ये। और हो सकता है कि ये अब पिघल जाए, और पिघलने के बाद ये जो वाटर बनेगा इससे, वो हमारे पास जो हमारे ओशियंस हैं वो वहां पे सी लेवल बढ़ सकते हैं, और इससे कोस्टल एरिया, जैसे इंडिया का कोस्टल एरिया है, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो ये पानी एंक्रोच कर सकता है। ओवरऑल एक और इशू और भी होता है इसमें, जब भी कोई आइस इस तरह से टूटती है और वो आइस बर्ग या आइस शेल्फ पूरी टूटकर पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, तो उस टाइम पर उसी आइस शेल्फ में से CO2 भी रिलीज होती है। ऑलरेडी CO2 बहुत बढ़ी हुई है, और ऊपर से और CO2 यहां से भी निकल जाएगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सो आपसे वो सिंपली पूछ लेगा दैट A76 अभी न्यूज में था, वो क्या है, मतलब वो एरोप्लेन है, वो कोई मिशन है नासा का, कोई ये है कोई वो, तो आप कहोगे नहीं, ये अंटार्कटिका के वेडल सी में जो एक रोनन आइस शेल्फ है, उसके वेस्टर्न पार्ट का जो हिस्सा टूट गया है, उसका नाम है A76, तो आइसबर्ग है बच्चों। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा टूटा हुआ आइस शेल्फ है। इससे पहले लार्सन A, लार्सन B, लार्सन C भी टूट चुके हैं। लार्सन, LARSEN, लार्सन भी एक आइस शेल्फ था जो कि टूट गया था। ठीक है, सो इससे कंसर्न क्या है इसके, द अंटार्कटिका आइस शीट इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, causing the melting of snow and ice covers as well as the retreat of the glacier, especially around the Weddell Sea. As the glacier retreat, chunk of the ice breaks off and float adrift until they break apart or the crash into the land. अल्टीमेटली क्या है कि इसकी वजह से जो मैंने नुकसान बताए वो होने के चांसेस हैं। इस सारे ये जो पिक्चर्स हैं ये किसने ली हैं ऊपर से, कौन से सैटेलाइट ने बताया कि जी ऐसा हो रहा है? इस सैटेलाइट का नाम है कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन। ठीक है, जो कि किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है कोपरनिकस। कोपरनिकस एक जो महान साइंटिस्ट रहे हैं पहले, उनके नाम पर ही रखा गया था ये कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इन्होंने ये क्यों छोड़ा था, ताकि अर्थ को ऑब्जर्व किया जा सके। ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा के उसकी फोटोग्राफ लेता रहता है, और इसने ये चेक किया कि जी बिल्कुल ये टुकड़ा टूट गया है। डन। इट हैज सरपास द नाउ सेकंड प्लेस A23A। जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो A23A था, जो कि इतने स्क्वायर किलोमीटर का था, और वो भी वेडल सी में ही फ्लोट कर रहा था। तो अब आपको सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकती है दैट टिल दिस टाइम और टिल दैट मोमेंट A76 क्या लार्जेस्ट है टूटा हुआ आइसबर्ग, तो आपको होगी यस, ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो टूट गया इस तरह से। ठीक है गाइस, एक थर्ड न्यूज थी अभी, ये कल परसों न्यूज़पेपर में थी, कि श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उसने एक बिल पास किया है कि जो, ये श्रीलंका है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर ये श्रीलंका है, इस तरह से श्रीलंका में जो कोलंबो है, कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप करने वाला है कौन, चाइना। ये श्रीलंका जो है, श्रीलंका के यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट होने वाली है
और चाइनीज इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पर हो रही है, कोलंबो की जो पोर्ट सिटी है उसको डेवलप करने में। जो काम जैसे कि दुबई में होता है ना, जैसे कि इसमें पढ़ लेते हैं, देखो एक्चुअली 2018 में ना ये आपस में ये बातचीत हो गई थी, 2014 में भी और 18 में, कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक्चुअली चाइना क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस हो जाएगी इस एरिया में, और चाइना फिर यहाँ पर इन जो इंडियन ओशियन है वहां पर जो मूवमेंट होती रहती है, हमारे इधर जा रहे हैं या हमारा सामान यहाँ से वहां जा रहा है, उस पर वो अच्छे से निगाह रख पाएगा। अल्टीमेटली इंडिया ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया था कि भाई आप ऐसे चाइना को क्यों देते जा रहे हो इन एरियाज में कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देते। वहां पर पॉलिटिकल डायलेमा होने की वजह से, और एक तरीके से पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, और उसके बाद जो राजपक्सा या जो गोटाबया की अभी सरकार चल रही है, उन्होंने प्रेफर किया है कि हमें चाइना के साथ हाथ मिलाकर ही ज्यादा फायदा है। तो इसीलिए चाइना के इस प्रोजेक्ट को वहां के पार्लियामेंट ने हाँ कर दिया है, और अब ये प्रोजेक्ट वहां बनाया जाएगा। एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये इस तरह से बन जाएगा जैसे कि दुबई और सिंगापुर है। लोग दुबई या सिंगापुर इसलिए जाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी सी सिटीज ही हैं, ये नेशन भी और सिटीज भी हैं। यहाँ पर जाकर आप बहुत तरीके के आपको फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पर। फैसिलिटीज किस तरह की, जैसे कि आप बैंकिंग, ट्रेड, ऑफशोर सर्विसेज एक्सेट्रा, बहुत तरीके की सर्विसेज हैं। यानी कि बिजनेस के लिए पूरा डेवलप करेगा ये सिटी, जो पोर्ट सिटी बनेगी, कोलंबो पोर्ट सिटी, ठीक है। तो बस सिंपल सी इसके लिए आया था यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखो जैसे और फैसिलिटीज भी देंगे कि भी टैक्स एग्जम्पशंस रहेगी जो भी यहाँ पर फॉरेन करेंसी के अंदर लेन देन होगा इस तरह से, ठीक है। मतलब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना ये जरूरी है कि भाई श्रीलंका ने इस तरह का कोई बिल पास किया है। ये हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द यूएस रशिया एट ओर्स ओवर द मिलिट्री एक्टिविटी इन द आर्कटिक। ये कल या परसों के न्यूज़पेपर से मैंने न्यूज ली है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास ये है ना, इसको देखते हैं पहले ध्यान से। ये एक एग्जिस्टिंग रूट है। अगर कोई पेरिस से यानी कि यूरोप से अपना सामान भेजना चाहता है, तो वो सामान भेजने के लिए उसको ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा। ये है गिब्राल्टर। बच्चों ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि पुर्तगाल, या इसको आप कह सकते हो सिंपली, यहाँ पर जो यूरोप है, ये यूरोप है इस तरफ जहाँ पी लिखा है मैंने, और नीचे है हमारे पास दैट इज अफ्रीका। पुर्तगाल और अफ्रीका के बीच में जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रेट है बच्चों। ये रास्ता, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट के थ्रू यहां से आना पड़ता था अगर कोई सामान पेरिस से सपोज लेके जाना है, तो ऐसे। फिर वो मेडिटेरियन सी के बीच में से होता हुआ, सुएज कैनाल से होता हुआ, फिर रेड सी में से होता हुआ, फिर इंडियन ओशन में से आता हुआ, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करता हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचता था, यानी कि बीजिंग तक पहुंचता था वो। कितना लंबा रास्ता था। लेकिन अब इन्होंने एक शॉर्टकट निकाल लिया है। अब आप यहाँ से बीजिंग से सीधा शिप लें और सिंपली आर्कटिक से होते हुए यहाँ पर सामान पहुंचा सकते हैं। आर्कटिक वो एरिया है जो कि हमारे पास नॉर्थ पोल पर है, और ये सारा का सारा बिल्कुल यहाँ पे आइस हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर सारे में आइस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज पड़े हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल लिखा है बीच में। आर्कटिक सर्कल वो सर्कल है जो कि 8 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। याद रखना है बच्चों आपने, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि 8 कंट्रीज हैं इसके अंदर जो आर्कटिक सर्कल को बनाती हैं। वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं अभी देख लेते हैं उसको। तो ये जितनी 8 कंट्रीज है ना, वो सारी 8 कंट्रीज ये कहते हैं कि हम हमारा है ये आर्कटिक। और जबकि ये बात तो तय हो रखी है कि आर्कटिक पूरी ह्यूमैनिटी का है, पूरे वर्ल्ड का है। बल्कि इन 8 की ड्यूटी है कि इस आर्कटिक को बचा के रखना है। सो आर्कटिक और उसके वहां पर जो आइस पड़ी है उसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना, ये इन लोगों का एक मतलब ड्यूटी है। तो इसीलिए आर्कटिक सर्कल है। इंडिया कहता है कि हमें भी चाहिए यहाँ के आर्कटिक सर्कल में, हमारा भी हिस्सा है। बहुत साल पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था आर्कटिक। इंडिया भी अपने क्लेम देता रहता है ना। कुछ कहा होगा, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ उन्होंने बात रखी होगी कि हम लोगों को भी यहाँ पर हिस्सा चाहिए। सिमिलरली चाइना भी डिमांड करता रहा है कि क्योंकि हम दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं भाई, हम लोगों को भी
जो आर्कटिक सर्कल है इसका पार्ट बनाओ। बेशक हम ज्योग्राफिकली हम आर्कटिक सर्कल के साथ नहीं अटैच हैं, बट यस, ये क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें इसका पार्ट बनाया जाना चाहिए। तो इसीलिए अभी हुआ क्या, जो बिडेन साहब हैं, जो बिडेन, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रशिया की अभी ना उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि रशिया यहाँ पर आर्कटिक एरिया में काफी शिपिंग एक्टिविटी कर रहा है। शिपिंग एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए बिडेन साहब कह रहे हैं कि आप, यानी कि रशिया को ज्यादा एक्स्ट्रा लेवरेज ना मिल जाए, उसको ज्यादा फायदा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसको मतलब थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है। उसके लिए उन्होंने कैंपेन अभी चलाई है। ठीक है। फॉलोइंग दिस यूएस रैली मेंबर्स टू अपोज द मॉस्कोस प्लान टू सेट मैरीटाइम रूल्स इन द नॉर्दर्न सी रूट। जो भी आपने देखा है ना बच्चों, ये वाला जो नेक्स्ट डायग्राम मैंने आपको दिखाया, यही नॉर्दर्न सी रूट है बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यही नॉर्दर्न सी रूट है, ये जो मैंने ये बताया ना, नॉर्थ सी से होता हुआ ऐसे, ताकि ये रशिया मैरीटाइम एक्टिविटी को अपने प्रमोट कर सके, क्योंकि रशिया बिल्कुल ही यहीं पर है, सारा ये जितनी शिपिंग है वो यहां से करवा सके। ठीक है। जब ये लिंक, इसके 6 मिनट पड़े हैं, तो फिर उसके बाद नया लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। डिजा एंड अभी मॉस्को क्या प्लान कर रहा है कि यहाँ के लिए वो अपने मैरीटाइम रूल्स लेके आ रहा है नॉर्दर्न सी रूट के लिए, एंड इट्स डिजायर टू रिज्यूम द मिलिट्री टॉक विद इन द काउंसिल। Those talks were suspended in 2014 over Russia's action in Ukraine. एक्चुअली सभी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर रशिया से मतलब रशिया के अगेंस्ट इसीलिए है क्योंकि रशिया ने 2014 में यूक्रेन पर मिलिट्री एक्शन लिया था। वो कभी और बात करेंगे बाद में हम, लेकिन ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक सर्कल क्या है, उसके लिए बस मैंने निकाला है ये तो लड़ते ही रहेंगे देश, इससे हमें अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि आर्कटिक जो काउंसिल है उसके मेंबर कौन कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए साथ में कि एक तो 1996 में बनी थी ये बॉडी, किसके बाद, ओटावा डेक्लेरेशन के बाद। ओटावा डेक्लेरेशन यानी कि कनाडा का जो एक सिटी है, ओटावा डेक्लेरेशन 1996। ठीक है। और इसके अंदर कितने हैं, 8 कंट्रीज हैं इसके अंदर, 8 सर्कमपोलर कंट्रीज। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, ट्रोम्सो, नॉर्वे के अंदर। सेक्रेटरीट नॉर्वे के अंदर है, 2013 में बना था। और इसके मेंबर कौन है ओटावा डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली। आप यहाँ यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे बच्चों, ये अगर मैप पे देखोगे ना, ये ऊपर से देखा गया है। सपोज ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला जो हिस्सा है, अर्थ के इस वाले हिस्से में हम ऊपर से देख रहे हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ये अलास्का का रीजन है लिखा भी है, चलो अलास्का, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, अलास्का। अलास्का के बाद है नीचे यहाँ पे कनाडा, कनाडा के साथ सॉरी यहाँ पे देख रहे हो आप डेनमार्क। डेनमार्क बच्चों याद रखना है, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो टेरिटरी है वो डेनमार्क की है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, दैट हु ओन्स और विच कंट्री ओन्स द डेनमार्क, द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। सो द आंसर वुड बी, सॉरी, विच कंट्री ओन्स ग्रीनलैंड, सो आंसर वुड बी डेनमार्क। ये डेनमार्क की टेरिटरी है सारी। ठीक है। इसके बाद यहां पर आएगा, देखो 3 हो गए, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क। द फोर्थ वन इज आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है ये। और उसके बाद देखो यहाँ पे, आइसलैंड के बाद देखिए यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। रशिया देखो कितना ज्यादा टच करता है इसको इस तरफ से, आप देखो ध्यान से यहाँ पे। तो हम इस तरह से याद रख लेंगे सिंपली, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, और यू कैसे डेनमार्क। ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो इकट्ठे ही है, देखो ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और पूरा रशिया उधर से। सो दिस इज द आर्कटिक सर्कल। यहां पर एक चीज और भी है, ज्योग्राफिकली दिस इज द स्वालबार्ड। आप सभी का भी एनवायरनमेंट चल रहा होगा, पूरे वर्ल्ड के जो हमारे पास सीड्स हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी सीड्स अवेलेबल हैं, जितनी भी तरह की क्रॉप्स के, वो सारे सीड्स के सैंपल को यहाँ पर संभाल के रखा गया है, ताकि अगर वर्ल्ड में पूरी दुनिया डूब भी गई या हम सब जो है खत्म भी हो गए, अर्थ पे कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन भी हो गई,
तब भी अर्थ पर लाइफ बची रहेगी इन द फॉर्म ऑफ द सीड्स। ये सीड्स कभी ना कभी किसी ना किसी को तो मिलेंगे या अपने आप ही ये जर्मिनेट कर जाएंगे। सो अल्टीमेटली स्वालबार्ड इज अ टेरिटरी ऑफ नॉर्वे विच इज विद इन द आर्कटिक सर्कल। इसको यहाँ क्यों बनाया गया? क्योंकि ये एक नेचुरल फ्रीजर है। जैसे फ्रिज में हम कोई चीज रख देते हैं तो फ्रीज, इसी तरह से ये फ्रीजर कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से सीड्स खराब नहीं होंगे सिंपली। ठीक है। सो ओटावा डिक्लेरेशन के बाद बनाया हमारा ये वाला। ठीक है। यहाँ पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क वैसे डायरेक्टली टच नहीं करता। डेनमार्क की यहाँ जो टेरिटरी है ग्रीनलैंड वो टच करती है, इसीलिए डेनमार्क भी इसका पार्ट है। डेनमार्क के फैरो आइलैंड भी हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है लेकिन अभी तक तो कभी देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, दैट फैरो आइलैंड्स कौन सी कंट्री के हैं। फैरो आप उसमें देख लेना है गाइस, अपना एटलस के अंदर। तो फैरो आइलैंड्स किसके हैं? डेनमार्क के ही हैं सिंपली। ठीक है। सो 1996 अपना 8 कंट्रीज, 2013 ट्रॉम्सो नॉर्वे सेक्रेट बना था। ओटावा डेक्लेरेशन के बाद 8 कंट्री, 8 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। उस तरह से आपका काम चलेगा। चले आगे। इसकी जरूरत अभी नहीं है। एक अभी न्यूज थी दैट चाइना कंप्लीट्स अ तिब्बत हाईवे। जो तिब्बत के जो हाईवे वगैरह इसने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सिंपली क्या है कि हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जिसकी वजह से हमारे जो पीसफुल सिचुएशन है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ये बस उससे रिलेटेड है, क्योंकि चाइना इतनी एक्टिविटीज करता रहता है सारा दिन, हम एक एक एक्टिविटी को नोट नहीं करेंगे। बट हाँ, फिर भी ये थोड़ी सी मेजर एक्टिविटी है जिसको थोड़ा आप पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक अपना रोडवे बना लिया है, स्ट्रेटेजिक हाईवे बना लिया है। स्ट्रेटेजिक उसको बोलते हैं जो चीज जब हमारी कभी लड़ाई होगी, कभी वॉर सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में जो हेल्प करती हैं चीजें, दैट इज नोन एज दी स्ट्रेटेजिक। कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा है, या तेरी स्ट्रेटेजी क्या है किसी चीज को जीतने के लिए, कुछ जो है ना वो उन चीजों से रिलेटेड वर्ड होते हैं स्ट्रेटेजिक। सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक हाईवे है, यानी कि कभी कल वॉर सिचुएशन में ये हाईवे इसकी हेल्प करेगा। आपको मैंने दिहांग बताया था ना, सॉरी, वहां पे जहां पर नामचा बरवा, जिन लोगों ने ज्योग्राफी मेरे साथ की है उनको आइडिया होगा कि इंडिया का, अगर ये नामचा बरवा है तो ब्रह्मपुत्र इसके आगे से एंटर करती है इंडिया में, तो यहाँ इस एरिया में इसने अपनी रोड वो बनाई है। ठीक है। सो वर्ल्ड के डीपेस्ट कैनन के पास में, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास इसने वो रोड बनाई है। इट पासिस थ्रू द, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है वो डीपेस्ट कैनन के थ्रू यहाँ पर एंटर करते हैं इंडिया में। एंड दैट कैनन, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी जगह थी? नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है, जो इंडिया में नहीं है ये माउंटेन, इसके सामने से ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ दिहांग एंड दिबांग। दिहांग दिबांग की तरह ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और उसके बाद ये असम के अंदर एंटर करती है। ठीक है। इट पासिस थ्रू, ब्रह्मपुत्र रिवर की उसमें बता रहे हैं, इट पासिस थ्रू द ग्रैंड कैनियन ऑफ द यारलुंग जांगबो रिवर। तिब्बत को यारलुंग जांगबो बोलते हैं या यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं या जांगबो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो बस ओवरऑल कहने की बात क्या है कि ये यहाँ पर इस एरिया में रोड बना ली है जिसने, चाइना ने अगर ऐसा कर लिया है तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि इससे उसकी इंटेंशन ये समझ आती है कि कल वॉर सिचुएशन के अंदर वो हमें अटैक बहुत इजीली कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी कुछ इस तरह का इंफ्रा बनाना होगा। ठीक है। इसी तरह से उसने लास्ट ईयर भी, सारी दुनिया तो जो कोविड से रिलेटेड चीजों में उलझी हुई थी और वो वहां पे रोड बना रहा था और रेलवे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, रेलवे लाइन वगैरह। इट्स अ सेकंड मेजर रेल लिंक टू द तिब्बत दैट विल लिंक द सिचुआन प्रोविंस विद द न्यिंगची। ओवरऑल आपको ये नाम याद नहीं रखने हैं, यही वो चीज है जो कि नहीं करनी होती है। ठीक है। यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू रीड, इट इज अबाउट व्हाट नॉट टू रीड। कोई भी आप अगर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देखेंगे तो, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये अभी कुछ ऐसी बात हुई है कि वहां पर एक तिब्बत हाईवे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना। इसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल के लिए। अब आते हैं इसके ऊपर गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ में बता भी दूंगा ये चीज क्या है।
आप इसके अंदर देख रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन। सबसे पहले इसका ना हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, ये है इजराइल। यहाँ पे जो सामने आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, इजराइल ना, ये बहुत पहले से ही यहाँ पर अरब पीपल रहते थे। पहले कौन रहते थे? अरब, यानी कि मुस्लिम। क्योंकि उन मुस्लिमों की, जो मुस्लिम से, उनका यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होली प्लेस था इस एरिया में। वो इसके आसपास रहते थे, ठीक है, चलो अच्छी बात है। 1948 के बाद, या वैसे तो सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जब हिटलर काफी ज्यादा लोगों को जीनोसाइड करने पे लगा हुआ था, उस टाइम पर कुछ ज्यूज अपनी, यानी कि यूरोप को छोड़कर यहाँ पर आके बसने लगे, इन एरियाज में आके। जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज दी इजराइल। जो वो जूस हैं जिनको हम, आपको चलो इसके साथ ही आपको बताना ठीक रहेगा। यहाँ देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन क्या होती है कि काफी पहले से 1948 के बाद इस एरिया में जूस आकर रहने लगे, और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की जो अरब यानी कि मुस्लिम लोग थे उनको डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि ये उस तरह से लगा लो कि आपके एरिया में कोई बाहर के लोग आके आपको डिस्प्लेस करना शुरू कर दें, तो आप यहाँ पे कहोगे कि यार हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, आप हमें कैसे यहाँ से निकाल सकते हो, हम तो यहीं के लोग हैं। इसी तरह से अरब लोगों ने भी इन लोगों को रेजिस्टेंस दिया और इनके खिलाफ जो है लड़ाई वगैरह शुरू कर दी। इस सारी लड़ाई के बीच में जो है 1948 में भी ये लड़ाई वगैरह हुई है, 1967 में बहुत मेजर वॉर हुई इनके बीच में। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इजराइल, जो कि ये सारे क्रिश्चियन लोग हैं, ये यहाँ पे क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये कहते कि यहाँ पर जेरूसलम है। इजराइल के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहते हैं जेरूसलम है, जो ये आपको स्टार नजर आ रहा है। जेरूसलम वो जगह है जो कि क्रिश्चियंस के लिए बड़ी पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर ही अपने जो ईसा मसीह हैं उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। यरूशलेम आज भी जिस तरह से हम अपने यहाँ पर मंदिरों में झंडा वगैरह लेकर जाते हैं, उसी तरह से अगर आप जेरूसलम जा रहे हैं तो वहां पर आपको मार्केट से क्रूस मिल जाएगा, जो कि इस तरह का प्लस का निशान होता है जिसपे क्रूसीफाई किया गया था। तो वो निशान आप, बड़ी सी लकड़ी वाला होता है, उसको उठा के जाते हैं और यहाँ जो उनका होली प्लेस है वहां तक छोड़ के आते हैं। सेम उसी तरह से ही है, हमारी तरह ही है। आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैं आपको पहले वो कैलकुलेट यहाँ पे करवा देता हूँ इसी डायग्राम में। एक तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो डेड सी है वो कहाँ कहाँ पर है। आप इसके अंदर कहोगे कि जो डेड सी है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, विच इज नोन एज ए डेड सी। डेड सी को डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा सैलाइन है, यानी कि नमकीन है, कि यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं उग सकती। ये इतना ज्यादा हैवी वाटर है, यानी कि इतना ज्यादा नमक घुला हुआ है, ये काफी डेंस वाटर है, कि अगर कोई इसके अंदर जंप भी कर जाएगा तो वहां पर वो, मतलब उसकी ड्राउनिंग नहीं होगी, वो डूबेगा नहीं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन ये है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहां पर आप एक और चीज देख रहे हैं, इसराइल के बीच में ही एक बाउंड्री और, ये देखो ग्रीन सी लगा रखी है, ये लगाई हुई ना ग्रीन, जिसके बीच में लिखा है वेस्ट बैंक। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉलिटिकल क्वेश्चन, के वर्ल्ड अफेयर में हम वेस्ट बैंक को बहुत बार पढ़ते हैं। ये वेस्ट बैंक कहाँ है? तो आप कहोगे ये इसराइल के बीच में डिस्प्यूटेड प्लेस है। ये जो वेस्ट बैंक है ना, एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है बीच में, जितना भी हैबिटेशन दिख रही है, ये सारे की सारी, जहां मैं पी पी लिख रहा हूं ना, पी पी पी, ये है फिलिस्तीन। और कुछ फिलिस्तीन बैठा है यहां पर गाजा में। ये वही फिलिस्तीन है। जो पी है ये अरब लोग हैं जो पुराने बैठे हैं, और जो बाकी है व्हाइट वाला एरिया वो है इसराइल, जो क्रिश्चियन है, ज्यूज जिनको बोलते हैं। अब देखो लड़ाई वगैरह क्या है यहाँ पर। इसराइल ने 1967 में जब ये लड़ाई वगैरह हुई आपस में कि किसकी जमीन है, हम यहाँ पहले रह रहे हैं, आपने हमें डिस्प्लेस किया, इस वजह से लड़ाई हुई। यहाँ के लोगों ने बाकी जो कंट्रीज हैं, साथ वाली कंट्रीज, उनको कहा कि आप लोग भी तो मुस्लिम हो,
और देखो हम मुस्लिमों के ऊपर इस तरह से इन लोगों ने आकर ये अत्याचार किए हैं, तो प्लीज हम लोगों की हेल्प करो। अरब वर्ल्ड को भी लगा, सऊदी अरब को भी लगा, बाकी कंट्रीज को लगा कि हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है। इवन लेबनान को भी लगा, और अभी भी लग रहा है इसे तो आज सुबह भी लगा है। आज और कल में लेबनान की एक्टिविटी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। सीरिया को भी लगा, लेबनान को भी लगा, यहाँ पर इस तरफ जो है जॉर्डन को भी लगा, सऊदी अरेबिया को भी लगा, सबको लगा कि यार कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब इनकी हेल्प करनी चाहिए, किसकी? अरब पीपल की। लेकिन इस अकेले इसराइल ने सबको हरा दिया था, जितने भी कंट्रीज थी, क्योंकि इसे सपोर्ट थी यूएसए की। और इसको यूएसए की सपोर्ट ना भी होती तब भी इसराइल काफी टेक्निकली एडवांस है, इसीलिए ये लोग काफी ज्यादा मतलब जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। इनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम, आप याद रखेंगे, आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इनके पास। इसका मतलब क्या है कि अगर गाजा से, ये देखिए गाजा स्ट्रिप है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ गाजा स्ट्रिप। अगर कोई गाजा स्ट्रिप से यहां पर कोई फिलिस्तीन अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली, सपोज कोई चंडीगढ़ इसराइल है मान लीजिए, और जो हमारे मोहाली या हमारा जो पंचकुला है वहां से कोई रॉकेट यहाँ पे लॉन्च होता है, तो चंडीगढ़ में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस रॉकेट को उड़ा देंगे ऑटोमेटिकली। सो दैट इज नोन एज, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज आयरन डोम। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी हमने इनसे ली थी और हमने दिल्ली के अंदर इंस्टॉल की हुई है। सिमिलरली हमने इसराइल से, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ से काफी सारे जो अपना यूएवी हैं हमारे, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, जो आपने देखे होंगे आजकल मैरिजेस वगैरह में छोटे छोटे होते हैं वो तो, जो बड़े बड़े यूएवी होते हैं, ताकि हम कहीं पर रेकी कर सकें, कहीं की खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, वो भी हम यहीं से लेते हैं। इसराइल इतना ज्यादा स्ट्रांग है अपनी टेक्नोलॉजी में कि ये अपने 99% वाटर को दोबारा से रीप्रोसेस करके अपनी जनता को वाटर पहुंचाता है। यानी कि ये पानी की बहुत ही कम वेस्टेज करता है, ये बहुत फेमस है। और इसीलिए हरियाणा के साथ इसके टाई अप है इसराइल का, कि हमें, हरियाणा ने इनको कहा है कि हमें सिखाओ कि आप पानी को कैसे बचाते हो या पानी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, क्योंकि हम लोग भी खेती बाड़ी जो करते हैं उसके अंदर पानी काफी ज्यादा यूज हो जाता है हमारा। तो इसीलिए हमारे सोनीपत में जो काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो इसराइल के साथ मिलकर हमने लगाए हैं, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। यहाँ पर इसराइल का एक खासियत और भी है, जैसे जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो इसराइल के अंदर ट्रेनिंग लेने जाते हैं, क्योंकि इसराइल की ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को लेके जाया जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज मोसाद, MOSAD। जैसे इंडिया की है रॉ, इसी तरह से हमारे पास इसराइल की है मोसाद। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है सारे, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, डेड सी तो हो ही गया था, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन रहा है कि गोलन हाइट क्या है, व्हाट इज गोलन हाइट। तो आप कहोगे गोलन हाइट एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे सीरिया से कैप्चर कर लिया गया था। किसने? इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। और आज तक जो है यहाँ पर इजराइल का कब्जा बना हुआ है। सीरिया हर रोज देखता है कि हम गोलन हाइट कब छीन लेंगे, ये क्वेश्चन है। गाजा स्ट्रिप मैंने आपको बता दी, गोलन हाइट आपको बता दिया, डेड सी मैंने बता दिया। इसी तरह से सिनाई, सिनाई इज अ पेनिनसुला, सिनाई इज अ टेरिटरी ऑफ इजिप्ट, जो कि इसराइल ने छीन लिया था इससे, मतलब जीत लिया था एक तरीके से, लेकिन बाद में इसने इजिप्ट को वापस कर दिया था। सो इसराइल जो है ना काफी डोमिनेंट पोजीशन पर है अपनी, एक तो यूएसए इसका दोस्त है और ऊपर से साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां मैंने पीपीपी लिखा है ना, अरब कंट्री जो मुस्लिम है उन्होंने कहा कि यार हम लोगों को ना इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए इसराइल से। इसीलिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फतह और हमस। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतह और हमस, अभी रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर में सुना था, ये कौन है? आप कहोगे जी ये वहां की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अरब कंट्रीज के, यानी कि फिलिस्तीन, ये सारा फिलिस्तीन है जो आप देख रहे हो, जिसको पैलेस्टीन बोलते हैं या फिलिस्तीन, इसके इनकी मतलब आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट आप इसको जरा समझिए। मैं
ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो निकलते हैं। तो गोलन हाइट पे तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, गोलन हाइट कहाँ का है जी, तो आपने सीधा कहना जी इजराइल में है। किसके साथ पंगा है? सीरिया के साथ। आयरन डोम कहाँ की टेक्नोलॉजी है? इजराइल की है। मोसाद कहाँ की एजेंसी है? सीरिया की है, सॉरी इजराइल की है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ डेड सी का जॉर्डन और इसके बीच में है। और वेस्ट बैंक से क्वेश्चन पूछेगा, वेस्ट बैंक कहाँ की टेरिटरी है, तो आप कहेंगे ये इजराइल के बीच में ही है, लेकिन यहाँ के कुछ हिस्से में फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। गाइस कुछ टाइम पहले इसराइल ने एक अकॉर्ड साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंगली इसराइल इन लोगों की जो है ना, जो यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं इसकी टेरिटरी के बीच में, इनकी केयर करेगा। ये एक अकॉर्ड अभी इन्होंने साइन किया था, ठीक है। तो अब मैंने आपको मोटी मोटी सी चीज बता दी। ये है यहाँ पर जो भी पंगा पड़ा है, हुआ क्या है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट देख रहे हो आप यहाँ पे, इस जगह पे, इसको यही मान के चलते हैं। एक्स मैंने यहाँ पे भी एक मार्क दिया है, एक्स मार्क। जो अपना ईसा मसीह को, यानी कि यीशु को, यू कैन से जो क्रिश्चियंस हैं, वो अपना जो एक यहाँ मानते थे, यहाँ हमारा बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। they know that because some of the traces or the remains of that temple are still here। जिसको मानते हैं ये वो दीवार है, ये वाली जो दीवार आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो दीवार है, यहाँ पर जाके इस दीवार को वो टच करके यहाँ पर वो अपना प्रे करते हैं। तो यहाँ तो बैठे हैं क्रिश्चियन सी, और इसके बिल्कुल बगल में ही है यहाँ पर एक मॉस्क है, जहां पर अरब यानी कि ये लोग, जो यहाँ मैंने फिलिस्तीनी लोग लिखे हैं, ये अरब लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ है मॉस्क विच इज नोन एज दी अल अक्सा मॉस्क। आपने मक्का और मदीना सुना होगा। मक्का, मदीना, और तीसरे नंबर पे आती है मुस्लिमों के लिए सबसे जो पवित्र जगह है, दैट इज दी अल अक्सा मस्जिद। तो इस अल अक्सा मस्जिद, अब हुआ क्या कि इन क्रिश्चियंस ने यहाँ पर, शीतल आप अपना म्यूट कर लें, म्यूट कर लें शीतल, हाँ ठीक है। तो ये जो अल अक्सा मॉस्क है, इसके आसपास जो यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रह रहे होंगे, उन लोगों को इन क्रिश्चियंस ने धीरे धीरे डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इनको डर लगने लगा यहाँ के मुस्लिमों को कि हम लोगों को यहाँ से ही तो परमानेंटली निकालने वाले हैं। इस होच पोच में इन्होंने अटैक कर दिया फिलिस्तीनी लोगों ने यहाँ पर, यानी कि क्रिश्चियंस के ऊपर। सो अल्टीमेटली होने को क्या हो रहा है कि इस जगह पर, यहाँ पर गाजा, यहाँ पर रॉकेट छोड़ता रहता है डेली। गाजा या वेस्टर्न बैंक से भी रॉकेट छूटते रहते हैं, और इसराइल उनको यहाँ पर काउंटर करता रहता है, जिसमें नेचुरली फिलिस्तीनियों का बहुत नुकसान हुआ और इसराइल को कम नुकसान हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने उत्तम, दैट कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब गए थे हरम अल शरीफ की तरफ। खैर चलो वो डिटेल बातें हैं। हम उतना नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिससे पेपर क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर है तेल अवीव। तेल अवीव यहीं पर है बच्चों, एक सिटी और है, दैट इज नोन एज हाइफा। हमारे जो मोदी साहब है हाइफा में गए थे अभी, जब ये अपनी पहली टर्म थी उस टाइम पे गए थे ये हाइफा में। और तेल अवीव में ही होती थी पहले, पहले जो यूएसए है ना, यूएसए का जो काउंसुलेट ऑफिस होता था वो तेल अवीव में होता था। बाद में यूएसए ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और अल्टीमेटली उन्होंने अपना काउंसुलेट ऑफिस जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया था कि यूएसए इसराइल के साथ पक्के तौर पर है, और यहाँ की जो कैपिटल है इसराइल की, जेरूसलम, वहीं पर यूएसए की प्रेजेंस है। और जहां यूएसए की प्रेजेंस हो वहां को कोई टच नहीं कर सकता जगह को। और जिस पर यूएसए की स्टैंप लगी हो या जिसको उसको साथ मिला हो, तो उसको तो वैसे कोई तंग नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसराइल की आजकल सभी, यानी कि इसराइल काफी ज्यादा स्ट्रांग कंट्री है, ठीक है। तो मैंने आपको काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन बता दिए हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा, जैसे हाइफा, ये एक चीज याद रखना, वो पूछ लेगा आपसे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो टच करती हैं इसको, अपना इसराइल को। दैट इज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, और इस तरफ से इजिप्ट। इसराइल को ये कंट्रीज टच करती हैं।
टच तो इसको फिलिस्तीन भी करता है, लेकिन फिलिस्तीन अभी कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि इसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता कंट्री के तौर पे। इंडिया ये कहना चाह रहा है कि यार हम, अब होता क्या है कि जब भी वर्ल्ड लेवल पे कोई सिचुएशन इस तरह की बन जाती है ना, जहां पूरी दुनिया परेशान हो, वहां पर क्या होता है, ये सारी बैठ के बात होती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जहां पे वर्ल्ड सुपर पावर बैठी है 5, और हमारे पास वहां पे परमानेंट, ये तो परमानेंट 5 है, खैर वर्ल्ड सुपर 5 है ये, और इसके साथ जो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां पर फिलिस्तीन और ये इजराइल, इंडिया को देखते हैं कि इंडिया किसको वोट करेगा। इंडिया हर बार एक ही बात कहता है कि इजराइल को अटैक नहीं करना चाहिए फिलिस्तीनियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनी क्या है, मुस्लिम है। अगर इंडिया ये कह दे कि हाँ जी मुस्लिमों पे अटैक करो, तो इसका मतलब है कि इंडिया अपने यहाँ जो मुस्लिम है उनके भी खिलाफ है, कि मुस्लिमों को नहीं चाहता है इंडिया। इसीलिए इंडिया मुस्लिमों या मुस्लिम कम्युनिटी पर फेथ, अपना फेथ को डेवलप रखने के लिए, और अपने कश्मीरी लोगों को भी, क्योंकि वहां पर भी काफी मुस्लिम है, उनका भी फेथ इंडियन गवर्नमेंट में बना रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा ये कहती है, अपनी बात रखती है कि फिलिस्तीन को बचाया जाना चाहिए, इसराइल को उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। जस्ट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, इंडिया ये स्टांस लेता है। फिर इस चीज पर जो है प्रोटेस्ट करता है इसराइल, कि आपने उनके साथ क्यों दिया, हमारा क्यों नहीं दिया, बेटर है कि आप उस जगह पे वोट ही मत किया करो, ये कहता है हमें। अगर इंडिया ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों से डरने लगेगा कि हाँ ठीक है यार वो कह रहा है कि वोट नहीं करनी, हम नहीं करेंगे, तो फिर इंडिया की जो है इज्जत नहीं रहेगी। सो इसीलिए इंडिया यहाँ भी बोल्ड स्टेप लेता है आमतौर पर। और इंडिया ने भी रिक्वेस्ट भी किया है कि यार क्यों आप लोगों ने इतना गदर मचा रखा है, इतना है ना, यहाँ पर एक दूसरे पे अटैक कर रहे हो, उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है आपको। तो इसीलिए ये चीजें वर्ल्ड लेवल पर अभी चल रही हैं। तो अल अक्सा मॉस्क वगैरह मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर एक और टेम्पल है इनका, टेम्पल माउंट अल हरम अल शरीफ, जो मैं बताना भूल गया था अभी आपको, यहाँ पर अल हरम अल शरीफ, ये भी इन्हीं का ही एक टेम्पल है। यहीं से ऐसा बोलते हैं, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब थे, वो यहीं से मतलब गए थे, उन यहीं पर उन्होंने अल्टीमेटली अपने आपको साल्वेशन मिली उनको। ठीक है, तो ये चीज है, ये सारी इसके अंदर ये चीजें बताई हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे आपको बता दी है। आज सिचुएशन ये है बच्चों, ये सारी अब आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन और रह गए हैं अभी। हमस और फतह क्या है? मान लीजिए जो ये लोग हैं, यानी कि जिनको मैं पी लिख रहा हूं, अरेबियन लोग हैं जो, ये लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आजाद करो, हम लोग अपनी जगह वापस लेके रहेंगे। तो इनके एक फैक्शन है, दैट फैक्शन इज नोन एज दी फतह, और एक है हमास। ठीक है, फतह और हमास। जो ये है ना हमास, हमास है यहाँ का रेडिकल फैक्शन, यानी कि सॉरी, क्रांतिकारी टाइप लोग हैं ये वाले, रेडिकल लोग हैं ये एक ही बात कहते हैं, आजादी तो एक ही तरीके से मिल सकती है जब तक आप उन लोगों पर अटैक नहीं करोगे। किस पर? इजराइल पर। ये अटैक करने के मूड में रहते हैं 24 घंटे, और यही अटैक कर रहे हैं अभी। जबकि फतह क्या कहता है? फतह जो है ये कहता है कि हम लोगों को पॉलिटिकली शांति से बैठ के बातचीत कर कर ही हम अपना मकसद जो है अचीव कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि फतह और हमास कहाँ की दो फैक्शन है। आप कहेंगे ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, पीएलओ बोलते हैं इसको, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके दो फैक्शन हैं जो ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन को उसकी इज्जत मिले। तो फतह और हमास की फॉर्म में उनको वो मिलती, यानी कि ये दोनों ही फैक्शन ये चाहते हैं। तो आजकल ये दोनों मतलब इनमें आपस में भी वैसे तो आपस में भी इनके टकराव होते रहते हैं आइडियोलॉजीज को लेकर, जैसे कि आपने इंडिया में भी देखा था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को लेकर। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं वहां के, और ये मॉडरेट है, सिंपल। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आपके दोबारा उसमें आएगा वो हिस्ट्री के अंदर। तो ये रीजंस हैं गाइस, ठीक है।
मैं आपसे शेयर कर लूंगा ये, आप इसको बाद में पढ़ लेना, इसमें और कुछ इस तरह की बात नहीं रह गई अभी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना, फतह इज द लार्जेस्ट फैक्शन ऑफ द मल्टी पार्टी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हमस भी है वहां की। तो और ये दोनों ही मुस्लिम फैक्शन है वहां के, मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम्स मतलब, सिंपली। छोड़ो खैर उसको, हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब। दैट इज नोन एज दी डिप्को वैन। अभी ना डीआरडीओ ने ये कहा है कि आपको कोविड टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? एक वो कह रहे हैं कि हमने किट बना दी है, हार्डली वो किट जो आप अपने घर पे लेके आओ, 250 रुपीज की वो किट आएगी। उस किट में आपने क्या करना है, सिंपली वहां पर आप अपना जब सैंपल आप उस किट पर रखेंगे, तो विद इन 1.5 घंटे के अंदर, एक सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको वो बता देगा कि आपकी बॉडी में आपको कोविड हो चुका है या नहीं हो चुका है। कैसे? एक्चुअली देखिए, आप लोगों ने कोविड का जब टेस्ट कराया होगा तब आप गए होंगे, उन्होंने आपके स्वैब का सैम यानी कि जो नेजल स्वैब सैंपल्स लिए होंगे या थ्रोट स्वैब सैंपल लिए हुए होंगे। क्योंकि जो जब हम सांस लेते हैं, तो यही वो एरिया जहां हमें मैक्सिमम लोड हमें मिलता है, यानी कि वायरस के मिलने के चांसेस यहाँ होते हैं। अगर वायरस यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब मेरी बॉडी में पहुंच चुका है। ठीक है, जो टेस्ट आप वहां जाकर करवाते हो उसको बोलते हैं बच्चों RT-PCR। RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोबारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वही एक्स पर्सन मैं अपने आप को मान लेता हूँ, और कोविड हो गया उसको इस तरह से, तो टेस्ट कराने गया है, वहां पे क्या होगा, एक सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट है ये RT-PCR, जो कि काफी अच्छा टेस्ट है, कंफर्म कर देता है कि आपको है या नहीं है। टेक्निकली तो यही कहना पड़ेगा, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बट टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या वायरस के यहाँ पर RNA क्या इसकी बॉडी में है या नहीं है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर वायरस के RNA है या नहीं है। अगर वायरस के RNA है तो समझ लें कि वायरस है बॉडी के अंदर, सिंपली। अगर नहीं है तो फिर आप नहीं हो, इसका नेगेटिव हो, आप कोविड नेगेटिव हो। तो ये होता है RT-PCR टेस्ट जो आप करवाने जाते हो हॉस्पिटल में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि डिप्को वैन को यूज कर लो, घर पे ही बैठे बैठे, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बाद में पता चला वैसे तो नेगेटिव थे, लेकिन वहां जाकर पॉजिटिव हो गए। ठीक है, क्योंकि वहां सारे लोग ऐसे ही आएंगे टेस्ट कराने, कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा उनमें से। उसकी वजह से उसने सांस वांस लिया होगा, वहां पर छींक मारी होगी, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। ठीक है, तो डिप्को वैन जो टेस्ट है वो क्या करता है, ये सपोज किसी बॉडी के अंदर, मान लीजिए आप, आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर गया, आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडी बना लेगी। मतलब क्या है, उसको काउंटर करने के लिए नाउ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। अब वो एंटीबॉडी को ये चेक कर लेगा, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आपके ब्लड में मिले, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वायरस आ चुका है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं मिले, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वायरस नहीं आया है, सिंपली। तो ये है डिप्को वैन। किसने दिया है इसको? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की एक ब्रांच है जिसका नाम है डीपास, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस। उन्होंने इसको बनाया है, जिसको अप्रूव कर दिया गया है, और ये 18 महीने तक वैलिड रहेगा। मतलब जिस दिन बनेगा उससे 18 महीने तक आप इस टूल किट के थ्रू आप इसको अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अब तो स्टडीज ये कह रही हैं कि आने वाले टाइम में जैसे फ्लू होता है ना, बस कोविड वैसा बन के रह जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द टाइमिंग आपको सेफ्टी अपने रखनी ही पड़ेगी इसमें। ठीक है, next news is about the China Russia to begin its begin the biggest nuclear power project। इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिंपली आपने याद रखना है वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइन जो किया था उन्होंने 2018 में, वो बनाना शुरू कर दिया है। तो वो आपने ये कहना है, रशिया एंड चाइना वो दो कंट्रीज हैं जो जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, सिंपली। क्योंकि चाइना का अपना मानना ये है कि 2035 तक उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वो मतलब ये इतनी एनर्जी न्यूक्लियर कैपेसिटी से ले लेंगे, सिंपली। अभी तक चाइना में 49 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारे यहाँ तो 7-8 ही हैं, 9वां 10वां हम बनाने वाले हैं अभी, और वहां पर 49 है। आप समझ सकते हैं वो कितने एडवांस है हमसे। आगे चलते हैं।
गाइस अभी एक SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट छोड़ा गया है कि अगर कोई कंट्री मिसाइल छोड़ती है तो एक सैटेलाइट ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा कि कि मिसाइल छोड़ी गई है। इस तरह के सिस्टम से रिलेटेड एक हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको लॉन्च किया है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉन्च था एटलस 5, और एटलस वी इसको 5 नहीं, सॉरी एटलस वी बोलते हैं इसको, एटलस वी रॉकेट को इसने छोड़ा है। ठीक है, तो एटलस वी ने अभी किस रॉकेट को, किस सैटेलाइट को छोड़ा है? SBRIS। आपसे पूछ लेगा SBRIS GEO-5 क्या है, देन द आंसर वुड बी इट्स अ मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट, सिंपली, बस। और इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इट्स अ स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। इट इज डिजाइन्ड फॉर द मिसाइल वार्निंग, मिसाइल बैटल स्पेस एंड द डिफेंस कैरेक्टराइजेशन। It's a basically a space tracking and the surveillance system designed to meet the infrared space surveillance of the United States Space Force system. Simply, you need to remember that this SBRIS is meant for missile warning system. Simply, SBRIS GEO-5. Done. Next is Simorg supercomputer. सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर जो है ईरान का है जी। वो आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ये सिमोर्ग कहाँ का है, तो आप कहोगे जी ये सुपर कंप्यूटर है ईरान का, सिंपली। क्योंकि इसका नाम किस पे रखा गया है? एक फिनिक्स लाइक बर्ड होता है वहां पर, जिसको हम सिमुर्ग बोलते हैं, उसके नाम पे रखा गया है सिमुर्ग, ईरानियन। ठीक है, कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में फर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर होते हैं, जो कंप्यूटर होता है ना, वो नॉर्मल कैलकुलेशंस वगैरह कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत बड़े बड़े मॉडल्स को, प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। सो दैट इज वाई सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा वर्कआउट करते हैं, और उनकी जो पेटाफ्लॉप्स के अंदर स्पीड चेक की जाती है। आप याद रखें, पेटाफ्लॉप्स या फ्लॉप्स। फ्लॉप्स अगर आप चेक करते हो तो आप बोलोगे कि फ्लॉप्स क्या है? कंप्यूटर के वर्किंग यानी कि प्रोसेसिंग की यूनिट होती है फ्लॉप्स। तो पेटाफ्लॉप का मतलब होता है 10⁻15, इतनी स्पीड होती है जब किसी की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स यानी कि पेटाफ्लॉप्स में हम चेक करते हैं। ईरान का है सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर। एक गाइस ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए, बड़ी अच्छी है, वैलिड एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है। अभी एक डीआरडीओ अच्छा काम कर रहा है आजकल, उन्होंने एक ड्रग रिलीज की है, दैट इज नोन एज 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, ये एक इन्होंने अभी क्या बनाया है, जैसे आपको पता है वो एक हम सैशे होते हैं, जैसे कि पुदीन हरा वगैरह होता है जिसके अंदर है ना सैशे होता है, या आपने देखा होगा ORS का सैशे होता है सिंपल, उस तरह का सैशे आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली आपने ग्लास ऑफ जो वाटर ग्लास के अंदर आपने उसको सैशे को डिप किया, या उसके अंदर वो मिक्स किया सैशे को, बस पी जाना है, और आपका कोविड ठीक हो जाएगा। सिंपली ये करना है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं करना। बाजार जाओ, सैशे लो, पानी में डालो और पी जाओ, आपका जो है कोविड ठीक हो जाएगा। कैसे? एक्चुअली ये क्या करने वाला है, यहां पर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, जब मैं वो सैशे पीऊंगा पानी के साथ जो है ना, जैसे ही आप उसको इनटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज पहुंच जाएगा। ग्लूकोज की फाइनेस्ट फॉर्म जो होगी वो वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज ये ना कहां पर पहुंचता है टेक्निकली, हमने इसको ऐसा बनाया है कि ये वायरस के, हमारी बॉडी में जहां जहां पर भी वायरस है, आपने इसको इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी में जहां जहां भी वायरस है, सपोज हमारे स्टमक में वायरस पड़ा है, हर वायरस के अंदर ये ग्लूकोज के पार्टिकल एंटर करते रहेंगे, और ग्लूकोज वहां पे फिलअप होता रहेगा। उस वायरस के अंदर धीरे धीरे जब ग्लूकोज फिलअप हो जाएगा वहां पर, तो ग्लूकोज अल्टीमेटली, सॉरी, जो वायरस होता है ना, वायरस को अपने जैसी और कॉपी बनाने के लिए, ये अपने आप को फैलाना चाहता है, अपनी जैसी कॉपी बनाना चाहता है, इससे
इसीलिए ये इसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? ये हमारे सेल से लेता है। इसीलिए ये अपने आप को डुप्लीकेट ना कर सके और अब जो भी एनर्जी बनती है सेल के अंदर उसको यूज ना कर सके, इसीलिए उसके अंदर हम ये 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज फिलअप करते रहेंगे। जैसे ही उस वायरस के अंदर ये फिलअप हो जाएगा ना, तो वो आगे अपने जैसी कॉपी नहीं बना पाएगा। और जब कोई वायरस अपने जैसी कॉपी नहीं बना सकता तो समझो वो उसका डेड एंड आ चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात क्या है कि हरियाणा ने इसका ऑर्डर दे दिया है पहले ही, क्योंकि हम लोगों को पता है ये बहुत अच्छी है। और यहाँ के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारे जो मंत्री साहब हैं, उन्होंने इसकी यूटिलिटी को पहचान लिया हो गया होगा और उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। तो 10,000 डोसेज जो हैं हमारे पास वो पहुंच जाएंगी। अभी इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और ये अच्छी चीज है, और ये डॉक्टर रेड्डी इसको डेवलप करने वाली है। ठीक है। तो आपको बस याद रखना है दैट 2 DG क्या है? 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। एक ये मेडिसिन की तरह काम करेगी। एक इन द एंड आप देख लीजिए मिस यूनिवर्स को, जिनका नाम है एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको से हैं। और यहीं पर हमारे पास जो मिस इंडिया थी वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, एडलिन कैस्टिलिनो, जो कि अपनी पोजीशन टॉप 4 में बना पाएंगे। ठीक है। इट वाज द 69th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स विच वाज देयर इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। पिछली बार का कैंसिल हो गया था मिस यूनिवर्स। तो जो लोग पिछली बार देख रहे होंगे कि 2019 की कौन है, तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि कोविड की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। ये पहली बार हुआ जब मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो है कैंसिल करना पड़ा था। सो याद रखना है एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है। ठीक है। बल्कि जब ये मिस यूनिवर्स का अपना जो प्रोग्राम हो रहा था उस टाइम पर म्यांमार की तरफ तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने वहां पे बड़ी बोल्डली ये कहा कि मेरा जो कंट्री है आज, वहां पर इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं इवन, उनको जेल में रखा गया है या उनको हाउस होल्ड प्रिजन उनको दी गई है, और वहां पे मिलिट्री रूल है। तो इस तरह से बातें भी रही हैं। ठीक है। सो एंड्रिया मेजा बस आप याद रखें, मैक्सिको से आती हैं और यही अब की बार की मिस यूनिवर्स हैं 2020। ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रही होगी। इसी तरह से मैं 2 दिन बाद आप लोगों के लिए हम एक सेशन रख लिया करेंगे। जो ये इसमें तो मैंने 3-4 दिन की जो है इन्वॉल्व की हैं, और कुछ जो न्यूज़ थी वो कल मैंने वीडियो बना के डाल दी है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। और साथ ही साथ हर 2 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में मैं आपके जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई होंगी वो सारी सम अप कर दूंगा मैं। ठीक है। तो अभी आपकी क्लास रहेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। कोई किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर?